नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ये दुनियादारी की खास पेशकश मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास में जैसे आप जानते ही हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा कोई विषय चुनते हैं, फिर उस विषय के लिए किसी मास्टर जी या मैम को बुलाते हैं और उनसे उस विषय का पूरा तिया पाचा समझते हैं, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। इस हफ्ते का टॉपिक है इराक का राजनीतिक संकट। ये विषय हमने क्यों चुना ये बता देते हैं आपको। आप जानते ही हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं आईआर को, इराक में राजनीतिक संकट आम दिनचर्या का हिस्सा है ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसका ताप थोड़ा बढ़ा हुआ है। 29 अगस्त को सदरी मूवमेंट के मुखिया मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। एक ट्वीट किया उन्होंने। इस ट्वीट के बाद उनके समर्थकों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा कर लिया, ग्रीन जोन को स्टॉर्म कर दिया। उन्होंने राजधानी बगदाद और बसरा समेत कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए। सेना के साथ हुई झड़प में अब तक 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। लगभग 1000 लोग घायल हैं। बाद में अल सदर ने अपील की मंगलवार को, तब जाकर उनके समर्थक वापस लौटे। आज की मास्टर क्लास में हम इराक के राजनीतिक संकट, मुक्तदा अल सदर, ईरान और अमेरिका के प्रॉक्सी वॉर को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में समझेंगे अभी चल रहे हंगामे में सद्दाम हुसैन की भूमिका क्या रही है इतने साल बाद। इस हफ्ते हमारे मास्टर जी हैं कमर आगा। आप में से कई लोग आगा साहब को पहले से जानते हैं, कई लोगों ने देखा है लल्लन टॉप पे, फिर भी जो पहली बार उनसे मिल रहे हैं उनके लिए बता देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं जेएनयू, एएमयू और कई विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में भी। बहुत बहुत स्वागत है आगा साहब आपका। सर, हम लोग बेसिक से शुरू करना चाहते हैं। 1921 से पहले इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता को इंसानी सभ्यता का उद्गम माना जाता है। सबसे पुरानी जो 3 सभ्यताएं थी उनमें से पहले विश्व युद्ध तक इराक पर तुर्क थे, ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा रहा। फिर ब्रिटेन आता है, 1932 में इराक को आज़ादी मिलती है। आज़ादी से पहले की इराक की कहानी क्या है? देखिए, आज़ादी से पहले की इराक की कहानी बहुत ख़राब थी। कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, वहाँ के ऊपर बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। हालांकि अब्बासिद पीरियड में इराक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर रहा है। कल्चरल और एजुकेशनल, साइंटिफिक डिस्कवरीज, द मेडिवल साइंसेस जिसे हम कहते हैं, जिसको इस्लामिक साइंसेस भी कहा गया, बहुत से लोगों ने कहा, वो यहीं बगदाद में ही डेवलप हुई थी। पहला हॉस्पिटल बना, फिर उसके बाद रोज़ा, ये हौज़ा इल्मिया वहाँ पे बना। फिर उसके अलावा वहाँ के ऊपर रिसर्चेस हुए। ये जितनी मेडिवल साइंसेस थी उस पीरियड में डेवलप हुई। वहाँ पे तमाम से लोग गए। ये महज इराकी नहीं काम कर रहे थे वहाँ पे, बल्कि ईरानियंस बहुत से थे। और फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया से और लोग वहाँ पे आए और उन लोगों ने ये इस तरह के काम किए। तो अब्बासिड्स ने उनको इनकरेज किया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। इन लोगों ने जो काम किया था, ये ग्रीक साइंसेस वगैरह ये सब ख़त्म हो गई थी, इनका पता नहीं था। चर्च ने इनको डिस्कार्ड कर दिया था। तो इनको किताबों को दोबारा से अरबिक में ट्रांसलेशन करना, फिर अरबिक से स्पेनिश में हुई ट्रांसलेशन और स्पेनिश से फिर यूरोप के दूसरे मुल्कों तक पहुंचा और फिर मॉडर्न साइंसेस वहाँ से और आगे बढ़ गई। तो ये पीरियड तो ठीक था, लेकिन उसके बाद से फिर ये ऑटोमन पीरियड में बिल्कुल सोता रहा ये मुल्क, जिसे कहना चाहिए। कोई ना तो डेवलपमेंट नज़र आता है मेजर, ना कुछ होता है, लेकिन लोग वहाँ के काफ़ी सक्रिय थे लोगों के। फिर उसके बाद ये होता है, अंग्रेज़ों का पीरियड आ जाता है, ब्रिटिश पीरियड। इंग्लिश पीरियड में इराक को जो गवर्न किया था वो इंडिया से होता था गवर्न, और ये यहाँ इंडियंस ने ही मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट काम किया, मॉडर्न इराक बनाने में, इराक का गठन में, इराक को बनाने में। इंडिया का जितना बड़ा रोल था मैं समझता हूँ किसी का नहीं रहा होगा। सड़कें बनाई, फिर उसके बाद वायरिंग की, फिर उसके बाद ये कि बिजली के खंभे लगाए गए। यही नहीं बल्कि इंडियन रुपी वहाँ चलता था। अच्छा, हाँ, इंडियन रुपी वाज इन सर्कुलेशन वहाँ पे नहीं बल्कि उस पूरे एरिया में इंडियन रुपीज़ चलता था। इनफैक्ट वो ख़त्म नहीं कर रहे थे, इंडिया ने कहा 60s तक शायद चला है। उसके बाद फिर मनी ऑर्डर्स आते थे। अच्छा, मुझे याद है कि मेरी फैमिली का एक मकान था वहाँ पे बगदाद में। ये लोग भाग के चले गए थे 1857 के बाद, वहाँ पे सेटल हो गए थे जब यहाँ पे दंगे चल रहे थे। उसके बाद है तो मनी ऑर्डर यहाँ से जाता था, हिंदुस्तान से उन लोग का।
वो लोग आते थे। 50 रुपया जो डेक का बॉम्बे बसरा जो जहाज़ जाता था पानी का, उसका जो टिकट था 50 रुपये होता था। और आप समझ लीजिए कितना सस्ता होता था। ये लोग जब मूव करते थे तो कई कई लोग साथ में लेके जाते थे। फिर शमी शिया समुदाय के लोग वैसे भी ज़ियारत के लिए वहाँ पे जाते थे। इंडियन सराय, इंडियन ये सब वहाँ पे मौजूद था। तो ये एक बड़ा क्लोज कनेक्शन भारत का हम देखते हैं उस पीरियड में रहा, एक गठन में भी इराक़ के, और फिर उसके बाद वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ की सेना के निर्माण में, फिर यहाँ वहाँ के दूसरे डेवलपमेंट काम। फिर उसके बाद वहाँ पर अंग्रेज़ों ने जो हुकूमत बनाई वो टॉपल हो गई। उसके बाद वहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया, बाथ पार्टी पावर में आई। बाथ पार्टी के भी भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे। सर एक छोटी सी चीज़ पर हम क्लैरिटी थोड़ी और चाहते हैं। आपने बताया कि हिंदुस्तानी इराक़ में खूब बसे थे, तो उसका एक कारण तो हमें समझ में आ रहा है कि क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश रूल चल रहा था और ब्रिटिशर्स के कई सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे मुलाजिम हिंदुस्तानी थे, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हुए और उन्होंने अपने परिवार बसाए होंगे। आपने बीच में इशारा किया कि दंगों की वजह से भी कई लोग वहाँ पे गए थे, तो आप कब की बात कर रहे थे और उसका कॉन्टेक्स्ट? मैं ये 1857 की जो गदर थी उसकी बात कर रहा था। उसमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद के जो उस समय के लोग थे बहुत, वो लोग, कुछ लोग उसमें से कुछ फैमिलीज़ ख़ासतौर से शिया समुदाय के से जिनका ताल्लुक़ था, उन्हीं ने इराक़ चले गए थे और वहाँ जाके पनाह ले ली थी और वो वहाँ रहते थे। इनके पहले से भी वहाँ पे ठिकाने थे, वहाँ पे जाते आते रहते थे। देखिए ये शियों का जो बहुत होली साइट्स हैं, वो होली साइट मक्का और मदीने के बाद अगर कोई दूसरी होली साइट्स है तो वो नजफ़, करबला, सामरा और ये सारी जगहें इराक़ के अंदर हैं, या फिर सीरिया में भी हैं, कुछ ईरान में हैं। तो यहाँ पे लोग हमेशा से ज़ियारत के लिए कहा जाता है कि वहाँ पे जाते थे श्रद्धालु। तो ये उनका पुराना सिलसिला था जाने का, और यहीं से होते हुए वो लोग हज के लिए भी जाते थे, मुसलमान समुदाय के लोग तमाम। तो ये एक बड़ा पुरानी कनेक्टिविटी थी। उसके अलावा ये भी था कि ब्रिटिश पीरियड और में ही नहीं बल्कि उससे पहले से बहुत से वहाँ पे मंदिर भी पाए गए हैं इस पूरे क्षेत्र में। अच्छा। इराक़ तो था नहीं, लेकिन ये था कि उन लोगों के बड़ा ज़बरदस्त कंटैक्ट जो था यहाँ के पंडितों से था, जिनको जो वहाँ पे थे इंडिया के। देखिए उस पीरियड में जो डेवलपमेंट हो रहा था वो चारों तरफ हो रहा था, उधर भी हो रहा था, फिर यहाँ सेंट्रल एशिया, ईरान बहुत बड़ा सेंटर था। तो इन जगहों के पर इनके जो इंटेलेक्चुअल क्लास था उसका आपस में इंटरेक्शन था। हिंदुस्तान में ज़ीरो डिस्कवर हो गया था तो वहाँ पे था, कुछ जगह कुछ काम वहाँ हो रहा था, तो इन लोग के डायलॉग, इन लोग का मिलना जुलना कहीं ना कहीं इनके बने हुए थे। ये हज़ारों साल पुराने संबंध हैं जो मैं नहीं समझता कभी ख़त्म हो सकते हैं। और भारत का वहाँ पे तो बहुत बड़ा रोल है। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार आ जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडियन आर्मी वहाँ पे थी, बहुत से लोग यहाँ से गए थे वहाँ इराक़, और फिर इराक़ से अफ्रीका से अलग अलग जगहों पे उनका डिप्लॉयमेंट ब्रिटिशर्स ने किया था। तो इस तरह से इन इराक़ी आर्मी के भी बनाने में, गठन में एक बड़ा रोल था भारतीय सैनिकों का। तो इस तरह से ये कोऑपरेशन जो थे बहुत डीप थे। फिर आज़ाद हमने देखा बाथ पार्टी आ जाती है। बाथ पार्टी के पीरियड में ये और कंसोलिडेट हो गए। तो वहाँ पे जितनी भी भारत की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, ख़ास तौर से अहमद हसन अल बकर जो पहले प्रेसिडेंट थे बाथ पार्टी के बने थे, सद्दाम हुसैन के चाचा थे वो, उनके पीरियड में तो इराक़ में फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपिंग नेशन था। और वहाँ के ऊपर जितनी भी बड़ी पब्लिक सेक्टर इंडिया की कंपनीज थी उन सब के ऑफिसेस थे, उन सब वहाँ पे कोऑपरेट कर रहे थे, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट का काम, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, यू नेम एनीथिंग, यू नो, सब इंडियन। हिंदुस्तान के संबंध हमेशा अच्छे रहे, हमेशा अच्छे रहे। सर जब आप बाथ पार्टी के बारे में बात कर रहे थे तो बाथ पार्टी को लेकर के जो हमारी उम्र के जो लोग हैं उनको इसी तरह की जानकारी है कि वो सद्दाम हुसैन उस पार्टी से थे, उनमें उन्होंने ज़्यादातर जो पावरफुल पोजीशंस थी वो अपने ही, ना ही सिर्फ अपने पंथ की बल्कि अपने ही कबीले की शख्सियतों को उन्होंने उसमें भर के रखा था।
अभी जानना चाहते हैं कि जैसे जब आज़ादी आती है उसके बाद इराक में सुन्नियों का एक तरह से दबदबा रहता है, और इसको लेकर के जो बाकी वहाँ के समुदाय हैं, चाहे शिया हों चाहे यजीदी हों और दूसरे संप्रदाय हैं, कुछ क्रिश्चियंस भी हैं वहाँ पे, वो बहुत इसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इनका विरोध बहुत जल्दी कुचल दिया जाता है। हम इसके कारण समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ये आज तक कर क्यों चला आ रहा है वहाँ पे। देखिए, पहली बात तो ये कि इराक के अंदर कम्युनलिज्म है नहीं। वहाँ के ऊपर हमेशा से शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन, उससे पहले यहूदी जो थे वहाँ पे, ये लोग सब बहुत मिलजुल के रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम आई है बिल्कुल बाद में, और ये बिल्कुल क्रिएटेड प्रॉब्लम है। आज भी वहाँ पे शिया सुन्नी कोई झगड़ा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ये तो जब मिलिटेंसी आई उसके बाद से जो ये एक्सट्रीम वहाबी सेक्ट का जब वहाँ पे गठन हुआ, आईएसएस या अलकायदा, इस टाइप के जो मिलिटेंट ग्रुप्स आए, इन्हीं ने वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू की। अदरवाइज़ वहाँ पे शिया सुन्नी संबंध आज भी हैं, इसलिए कि शिया वहाँ पे मूल हैं, तकरीबन 62 to 65% कहा जाता है शिया समुदाय के लोग हैं, 18% सुन्नी अरब्स हैं, 18% वहाँ पे कुर्दिश हैं, और बाकी जो बचे हैं उसमें क्रिश्चियन, यजीदी और बहुत से अलग समुदाय, छोटे छोटे समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन कभी कोई झगड़े इनके नहीं थे। सद्दाम हुसैन के पीरियड में भी, सद्दाम हुसैन बाद में ईरान इराक वार के बाद से सद्दाम हुसैन जो थे वो काफ़ी, उनका रुख बदल गया था। इसलिए कि बात पार्टी सेकुलर थी और अरब नेशनलिस्ट थे। शिया खुश थे, शिया चाहते थे कि बात पार्टी आए, इसलिए शियों ने काफ़ी मदद भी की थी उसके अंदर बात पार्टी को लगाने। उनका था कि ये अच्छा है, इसमें सब मिलजुल के रहेंगे और इससे डेवलपमेंट भी होगा। और उस पीरियड में देखिए वो लोग भारत की तरफ देख रहे थे। भारत में कांग्रेस पार्टी थी, गांधी जी थे, गांधी जी का बहुत इम्पैक्ट है अरब वर्ल्ड में और इराक में ख़ास तौर से था। तो वो लोग भारत में देख रहे थे कि नेशनलिज्म बढ़ रही है, दूसरी तरफ इजिप्ट और अरब वर्ल्ड में नेशनलिज्म बढ़ रही थी। तो वो लोग ये देख रहे थे कि ये मॉडल बेस्ट मॉडल है। इराक, इजिप्ट, सीरिया, इस पूरे नॉर्थ अफ्रीका के बहुत से देशों में, अल्जीरिया, तुनिसिया, इन सब जगह पे सेकुलर फॉर्मेशन हो गया था और वहाँ के ऊपर वो चाहते थे कि रहे। और इसीलिए कभी भी शियों ने वहाँ पे सुन्नियों को ब्लेम नहीं किया। हमेशा उन्हीं ने ये कहा, जब भी सद्दाम हुसैन या शियों का दमन कर रहे थे, और सद्दाम हुसैन केवल शियों का नहीं कर रहे थे, कुर्द रीजन में भी जिस तरह से उन्हीं ने मारा है और लोगों को की हत्याएं की, वो तो सब सुन्नी थे। लेकिन ये कि उनके साथ भी वो अपना राष्ट्र, जो तानाशाह का स्टाइल होता है, उसको जहाँ से ज़रा भी ख़तरा मिलता है वो उसको दबाने की कोशिश करता है। वो भी वैसे ही काम कर रहे थे। तो कुर्दों को भी ये था। और लेकिन शिया हमेशा ये कहते थे सद्दाम हुसैन बासित पार्टी जो है वो एनिमी है, नॉट द सुन्नी कम्युनिटीज़। इसीलिए कभी झगड़े नहीं हुए। किसी भी शियों के मास्क पे बहुत से झगड़े हुए, उनके इमाम बारगाहों पे भी अटैक हुआ, अभी भी होता है। लेकिन कभी शियों ने किसी सुन्नी मास्क पे या किसी सुन्नी दरगाह पे अटैक नहीं किया, आज भी। तो वो एक संबंध जो है वो बने हुए हैं उन लोग के आपस में। तो शोल्डर टू शोल्डर एक मूवमेंट खड़ा हो गया था, जिसके अंदर एक शिया मौलवी एक मस्जिद में सुन्नी के गया तो उन्हीं ने कहा कि आप नमाज़ पढ़ाइए। उसके बाद ये बड़ा पॉपुलर हुआ और वहाँ के ऊपर शादी ब्याह आपस में शिया सुन्नियों के, ये सब बहुत कॉमन है। लेकिन ये अच्छा, ये होता रहता है क्योंकि हाँ, इंडिया में मतलब लोग थोड़े से स्कैंडलाइज होते हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं। हुआ ये था कि जब ये बनी, क्या कहते हैं, आईएसएस बनी, आईएसएस में वहाँ पे जो लोग थे वो कोई बहुत सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, वो इराकी सेना के लोग थे। और उन्हीं ने वही मेथड्स अपनाए जो इराकी सेना अपनाती थी दमन के, उसी तरीके से टेरर क्रिएट करना जैसे सद्दाम के पीरियड में वो कर रहे थे, उसी तरीके से वो लोगों का मारना। और वही लोगों ने हेल्प करके ये पूरे क्षेत्र में इराक और सीरिया के बीच में जो खिलाफत बनाई। फिर उसके बाद शिया मिलिटेंट ग्रुप, ये पहले पुराने हैं, आज के भी नहीं है, ये सद्दाम हुसैन के पीरियड से चल रहे थे, बहुत से खड़े हो गए थे। तो ये बात ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद तो शिया मोबिलाइजेशन जो था मज़हब के नाम पे होने लगा था। शियों ने अपना बना लिया था, कुर्दिशों ने अपना बना लिया था, सुन्नी ग्रुप्स खड़े हो गए थे, इस तरीके से विभाजन हो गया था पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। एक चीज़ अब जिस आपने बताया वहाँ पे कि वहाँ समुदाय के स्तर पे किस तरह टकराव पैदा हुआ, हम जियोपॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं। 1955 में नेटो के तर्ज पर ही एक संगठन बनता है मिडिल ईस्ट में, जिसे हम कहते हैं बगदाद पैक्ट। इसमें ईरान आते हैं, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और यूके शामिल होता है।
यूएस आधिकारिक तौर पे शामिल नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे बताया जाता है कि यूएस का ही आइडिया था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 4 साल बाद इराक अलग हो जाता है उससे, उस संगठन का नाम फिर सेंटो पड़ जाता है। इन सारी घटनाओं को आप कैसे देखते हैं, इनके क्या कारण पाते हैं, और क्यों सेंटो को सबसे नाकामयाब संगठन माना जाता है कोल्ड वॉर का? देखिए, हुआ ये था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ के ऊपर अंग्रेज़ों का वर्चस्व था। ये पूरे क्षेत्र में जो जितने भी मुल्क बने, इनको बनाने में ब्रिटिश कॉलोनियल पावर का बहुत बड़ा रोल था, और उन्हीं ने सारे मुल्कों का गठन किया। अंग्रेज़ों ने उन लोगों को वहाँ पे हुकूमत सत्ता दी जिन लोगों ने ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानी हुकूमत के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उनको वहाँ बिठाल दिया। जॉर्डन के किंग को ला के उन्हीं ने उर्दून यानी जॉर्डन में बिठाल दिया, जबकि वो हिजाज़ के थे, वहाँ से इधर ले आए गए। वहाँ हिजाज़ में जो था वहाबियों का कब्ज़ा हो गया, तो उनको इधर ले आए। उनके एक बेटा वहाँ चला गया, एक भाई सीरिया का बन गया, एक भाई इराक़ का बादशाह बना दिया। इस तरीके से उन्हीं ने बनाया। यूएई का गठन हुआ। यूएई तो खैर बाद में बना। ये छोटे छोटे जो थे जजीरे थे, उनके अंदर अलग अलग लोग थे। ये वो लोग थे जिन ब्रिटिशर्स के साथ थे, ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ रहे हैं। तो इस तरीके से इन्हीं ने वहाँ पे अपना वर्चस्व बनाने, और इन्हीं की मदद से बगदाद, क्योंकि इराक़ पूरे पर्शियन गल्फ़ में या उस पूरे ख़ित्ते में देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुल्क है, और वहाँ पे उनका हमेशा से वहाँ की जियोपॉलिटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, और वो शक्तिशाली देश रहा है। आज नहीं, मेडिवल पीरियड से भी बगदाद एक बड़ा सेंटर पावर रहा है। तो वो जो जितना था, तो अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि एक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया, सेंटो जिसे कहते हैं, उसके अंदर बगदाद को रखा। बगदाद, ईरान, टर्की और पाकिस्तान ये मुल्क थे। इनको अंग्रेज़ों को जो डर था वो अरब नेशनलिज्म से था, और इंडियन नेशनलिज्म यहाँ पे जो थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट से अंग्रेज़ों को बड़ा ख़तरा लगता था। दूसरी तरफ इज़राइल का भी गठन किया गया, उनकी भी मदद की गई बनाने में, अंग्रेज़ों ने मदद की। तो ये जितना पूरा क्षेत्र बना जो था वहाँ पे था। लेकिन इराक़ बगदाद पैक्ट जो था पहले जो बना था, जो बाद में सेंटो हुआ जैसा आपने बताया, उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि बगदाद पैक्ट बनने के कुछ ही समय के बाद वहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया, और बाथ पार्टी पावर में आ गई। बाथ पार्टी नेशनलिस्ट थी या एंटी कॉलोनियल थी, उसने अपने को विड्रॉ कर लिया। तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ये पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ब्रिटेन, बरतानिया ये उसके मेंबर बन गए, और दूसरी तरफ उन्हीं ने सीटो बनाया जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की ग्रुपिंग थी। तो इस तरीके से इन्हीं ने ये गठन किया। फिर उसके अलावा भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना उससे पहले। फिर उसके अलावा वियतनाम बढ़ गया। फिर उसके अलावा कोरिया का विभाजन हो गया, तो साउथ कोरिया, साउथ वियतनाम, पाकिस्तान, इज़राइल, साउथ अफ्रीका, रोडेशिया, नामीबिया, जहाँ के ऊपर वो थे वाइट माइनॉरिटी रूल्स थे। इन सब के माध्यम से ब्रिटिश कॉलोनियल और बाद में अमेरिकन्स ने पूरा एशिया, अफ्रीका को कंट्रोल किया थ्रू आउट कोल्ड वॉर पीरियड। तो ये वो पीरियड था जब कोल्ड वॉर वहाँ पे बढ़ रही थी। ठीक है सर, हम ये देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में जितने आपके पास में आप ज़्यादातर मुल्क वहाँ पे देखते हैं, या नॉर्थ अफ्रीका में आप देखते हैं, तो एक लंबा दौर चलता है अस्थिरता का, कई साल तक के या कई दशक तक के, और फिर वहाँ पे एक नेता आता है कैरिस्मेटिक जो खुद को स्थापित कर लेता है, फिर वो बाद में जाकर के वही तानाशाह हो जाता है, डेस्पोट बन जाता है। सद्दाम हुसैन की कहानी भी लगभग इस तरह की। उनके पहले भी बहुत सारे तख्ता पलट इराक में हुए। एक कारण आपने बताया कि जिस तरह बाथ पार्टी का उदय होता है, इसके अलावा और क्या कारण थे? इराक में इतनी अस्थिरता उस टाइम पे क्यों थी? देखिए, एक तो बाथ पार्टी के आने के बाद तो काफ़ी वहाँ पे अमन शांति आ गई थी। उन्हीं ने सबको सप्रेस कर दिया था। उन्हीं ने कम्युनिस्ट भी उसमें शामिल थे। रेवोल्यूशन में सबसे पहले कम्युनिस्टों को हटाया, फिर उसके बाद दूसरे जो संगठन थे छोटे मोटे, उनको सबका सप्रेशन किया, और पूरी अपनी सत्ता पे काबिज हो गए वो लोग, पावर में हो गए। लेकिन हाँ, इजिप्ट में नासिर का दबदबा बढ़ गया, पहले बढ़ गया था। फिर उसके अलावा हमने देखा सीरिया में भी बाथ पार्टी आ गई थी पहले पावर में। तो इस तरीके से अलग पूरा एक एरिया बन गया, और एक तक लगभग 25-30 साल इन लोगों ने अमन शांति वहाँ पे मेंटेन की। लेकिन बड़ा सख्त रूल रखा, बिल्कुल ऑटोक्रेटिक रूल्स थे, किसी किस्म की आज़ादी नहीं थी।
नेशनलिज्म की बात ज़रूर थी, ये प्रमोट करते थे। और फिर उसके बाद साथ साथ मगर ये था कि इन लोगों ने डेवलपमेंट का भी एक एजेंडा रखा था, जिसके अंदर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी हो रहा था। और कोल्ड वॉर का ये पीरियड था, ये चलता रहा। फिर उसके बाद हमने देखा कि नेशनलिज्म का डिक्लाइन शुरू हुआ। डिक्लाइन 67 जो अरब इजरायली वार हुई, उसके बाद से नेशनलिज्म का धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ। और फिर उसके बाद आते आते कोल्ड वार ख़त्म होते होते बिल्कुल नेशनलिज्म ख़त्म हो गई। और फिर हमने देखा 79 ऑनवर्ड्स जो अफ़गान क्राइसिस हुई, सोवियत ऑक्यूपेशन अफ़गानिस्तान का, फिर उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन, इन सब के बाद जो था हमने देखा मिलिटेंट इस्लाम का राइज़ हुआ एकदम से। और मिलिटेंट या पॉलिटिकल इस्लाम जिसे कहते हैं, उसका राइज़ हुआ। और उसके बाद से अब तक का जो दौर है ये बहुत इनस्टेबल रहा है, इसलिए कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा है इस्लामिक वर्ल्ड को वो इन मिलिटेंट इस्लामिक मूवमेंट की वजह से हुआ है। जो मिलिटेंट इस्लामिक मूवमेंट थे ये दो प्रकार के थे, एक तो वहाबी सल्फ़ी थे और दूसरा जो था भारत के अंदर जो देवबंद से जिसका ताल्लुक़ था। हालांकि भारत की जो देवबंद है वो मिलिटेंसी को प्रमोट नहीं करती, मगर ये कि बाकी आसपास के पाकिस्तान की जो देवबंद है उसने अब उसका क्योंकि रिश्ते घने हो गए थे सऊदी अरेबिया से, तो उसने अपने को पाकिस्तान से अलाई कर लिया था। तो वहाँ पे से जो उन्हीं ने मिलिटेंट मूवमेंट की शुरुआत की। और तीसरा मिलिटेंट मूवमेंट था अख़वान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट के अंदर जो नज़र आता है, वो इन्हीं दोनों का मिक्सचर है। वहाबी और देवबंद से मिलते जुलती चीज़ें उन्हीं ने ली और कुछ थोड़ा सा ईरानियन रेवोल्यूशन से ली। वो बादशाहियत के ख़िलाफ़ हैं, वो तानाशाही को भी डिस्करेज करते हैं, वो थोड़ा बहुत इलेक्शन की बात करते हैं। कुछ उन्हीं ने ईरानियन रेवोल्यूशन से भी अपने को जोड़ा है, बहुत सी चीज़ें उन्हीं ने वहाँ से भी ली हैं, हालांकि वो ईरान के ख़िलाफ़ हैं। ईरान के ख़िलाफ़ तो ये तीनों ग्रुपिंग थे। तो ये जो मूवमेंट आए हैं, इनसे जितना अफ़गानिस्तान को देखिए किस तरह की हालत पे पहुंचा दिया इन लोगों ने। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही ज़िम्मेदार हैं, अमेरिका और रशिया भी बराबर की ज़िम्मेदारी है। रशिया से ज़्यादा अमेरिका 20 साल वहाँ पे रहा और जिस तरह के हालात हुए, फिर उसके अलावा जिस तरीके से ये इन्हीं ने जब पहले सत्ता में आए रूल किया, फिर उसके बाद ये किया। इसी तरह इराक़ में अमन शांति था, लेकिन जब अलकायदा वहाँ पे पहुँची तो अलकायदा ने वहाँ पे, अलकायदा जो है ये वहाबी सल्फ़ी था और बाकी जो पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप थे ये जो सारे जितने थे ये देवबंद तहरीक पाकिस्तान की उससे जुड़े हुए थे। और ये देवबंद तहरीक जो थी वो इस बड़े कैलकुलेट करके ये काम हुआ था, बहुत सोच समझ के हुआ था। इसलिए कि देवबंद की जो तहरीक है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट से वो बिलीव करते हैं और हनफी स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले जो हैं वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया इसमें ज़्यादा हैं। तो आपको जितना पाकिस्तान बेस्ड मूवमेंट जो बना वो सेंट्रल एशिया हो या कॉकेशस रीजन हो, रशिया का या दूसरा पार्ट हो कॉकेशस का, अज़रबैजान वगैरह, यहाँ पे जितने मूवमेंट आए वो सब हनफी थे। वो लोग सब कोई देवबंद से जुड़े हुए थे या कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, ये सब वो थे। और अरब वर्ल्ड में जितने आए अलकायदा, ISS, ये सब जितने थे, या नॉर्थ अफ्रीका में जो आया अल-शबाब हो या बोको हराम हो, ये दो मेन हैं। इसके अलावा और भी हैं, चैड, नाइजर, माली, कैमरून, इन सब जगहों पे वो सब मूवमेंट जितने हैं वो सब वहाबी सल्फ़ी हैं, क्योंकि वहाँ पे अरब देश में वहाबी सल्फ़ी इन्फ्लुएंस था वहाँ पे। वापस सर हम इराक़ की तरफ चलना चाहते हैं। इराक़ में अभी कैलेंडर में तो बहुत आगे आ गए हैं, तारीख, साल, महीने, लेकिन इराक़ आगे नहीं आ पाया है सद्दाम हुसैन के इन्फ्लुएंस से। बहुत सारी चीज़ें जो आज हम इराक़ में देख रहे हैं उस पर सद्दाम की छाप है, या जो घटनाएं आज हो रही हैं उनके कारण कहीं ना कहीं हम सद्दाम का जो टेनर रहा उसमें देखते हैं। हम इस व्यक्ति को भी समझना चाहते हैं कि ये कैसे उदय होता है इस व्यक्ति का, कैसे ये पावर को कंसोलिडेट करता है, पहले नंबर 2 बनता है लेकिन हमेशा नंबर 2 नहीं रहना चाहता है, तो अपने ही गॉडफादर को एक तरह से पॉलिटिकली निगल जाता है और फिर वहाँ पे सबसे ताकतवर आदमी बनता है। जब तक कि अमेरिका वहाँ नहीं पहुँचा तब तक के काबिज रहता है। सद्दाम हुसैन की कहानी क्या है? देखिए, सद्दाम हुसैन जो थे बाथ पार्टी के यूथ विंग में सबसे पहले आए थे। ये वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे थे बगदाद यूनिवर्सिटी से, और इनका उदय जो हुआ वो वहाँ पे बड़ा मिलिटेंट इन्हीं ने अप्रोच अपनाया था। इनके
चाचा जो थे अहमद हसन अल बकर, वो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे और वहाँ पे उनके पास सत्ता में वही थे। तो इनका फैमिली का मेंबर होने के कारण इनका काफ़ी दबदबा बढ़ता गया और ये अपने को स्ट्रॉन्ग काफ़ी बड़ा ग्रुप बना दिया। जब ईरान में रेवोल्यूशन आया तो उससे पूरे अरब वर्ल्ड में बड़ी खलफशार जिसे कहते हैं मच गया। उसका कारण ये था कि सबसे बड़ा कारण ये था कि ख़ुमैनी ने पहली दफ़े जो नारा दिया, नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट, इस्लाम इज़ द बेस्ट, ये नारा बड़ा अपील किया। अरब देश हो या पूरा इस्लामिक देश के अंदर ये था कि उन लोग को लग तो रहा था, लेकिन किसी ने कहा नहीं था कि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा शैतान बुज़ुर्ग है और उससे ख़तरा है सबको। तो उसकी वजह से हुआ था स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह शुरू हो गए बहुत से अरब देशों में, जिससे उनको ख़तरा लगा। सद्दाम हुसैन ने उस पीरियड में सत्ता पे अपने को काबू किया 80 में के करीब आके, थोड़ा पहले, और फिर आने के फ़ौरन बाद उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। जंग ये इन्हीं ने सोचा कि ईरान के अंदर न तो उस समय आर्मी थी, रेवोल्यूशन आने के बाद ख़ुमैनी साहब ने कि आर्मी को डिज़ोल्व कर दिया था, तो कोई आर्मी नहीं थी, ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं था, और कोई इकनॉमी की भी बड़ी बुरी हालत हो गई थी। आते ही धर्म के नाम पे पावर तो इन लोगों के पास आ गई थी, लेकिन इनको एडमिनिस्ट्रेटिव इतनी समझ नहीं थी। तो वहाँ पे ईरान को, इनको लगा कि अगर हम भी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे इस वक्त अटैक करते हैं, तो ईरान में हम वहाँ की गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी और हम 15-20 दिन में वापस आ जाएंगे, प्रो इराकी गवर्नमेंट का वहाँ गठन हो जाएगा, करके चले आएंगे। ऐसी कोई तात्कालिक वजह भी थी सर इस कैंपेन की जो सद्दाम छेड़ते हैं, ये जानते हुए कि मतलब उनकी हाइपोथेसिस क्या थी आपने बता दी, लेकिन क्या उनके पास कोई ऐसा इमीडिएट कारण था लड़ाई करने का? क्योंकि इसमें बाद में जाके फिर यूएस भी इन्वॉल्व होता है। प्रकट तौर पे कहा जाता है कि यूएस ने इराक का समर्थन किया, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने दोनों साइड्स को सप्लाई किए हैं आर्म्स। तो उसकी कोई ऐसा स्पार्क था जिसमें चिंगारी लग गई थी? देखिए, उनको उस वक्त अरब वर्ल्ड को ये चिंता हुई कि ईरान में जो रेवोल्यूशन आया है ये धर्म के नाम पे आया है और इसका इम्पैक्ट अरब वर्ल्ड पे पड़ने लगा था। तो सारा अरब पूरा रीजन जो था बहुत डिस्टर्ब था। तो सद्दाम को लगा कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम अरब लीडर, एक बड़े अरब लीडर के रूप में इमर्ज हो जाएंगे। और ये सही बात थी, अगर वो कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ा अरब लीडर हो जाते। और वो जितने भी, प्रॉब्लम ये है अरब वर्ल्ड में कि कोई जितने भी लीडर्स थे ये सेल्फ अपॉइंटेड लीडर्स थे, आर्मी से आए थे या धार्मिक ग्रुप के लोग लीडर्स होते थे, उनमें से बन रहे थे धीरे धीरे। तो ये सद्दाम हुसैन को लगा कि एक ही तरीका है कि करने के लिए, और ये इस रेवोल्यूशन को भी हम सप्रेस कर देंगे, जिससे कि शिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और इराक़ में शिया पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो उनको ये भी ख़तरा था कि वहाँ रेवोल्यूशन आया उसका सीधा असर इराक़ पे पड़ेगा, और पड़ने भी लगा था। तो उनको ये लगा कि अगर ये रेवोल्यूशन को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन को, तो हम इराक़ को भी कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन 8 साल तक जंग चली, 1 मिलियन लोग मरे, ज़्यादातर हालांकि ईरानियन थे। इसी के सद्दाम हुसैन ने जिस तरीके से फोर्स का इस्तेमाल किया और केमिकल वेपन, हर तरह बहुत सारे वार क्राइम्स उस टाइम जी उन्हीं ने इस्तेमाल किया। अमेरिकन का जो आप पूछ रहे हैं रोल था, वो ये था, अमेरिकन का मानना ये था कि दिस इज़ द वॉर बिटवीन द 2 डेविल्स। ये 2 बदमाशों की लड़ाई है, इनको लड़ने दो, दोनों कमज़ोर होंगे, और दोनों कमज़ोर होंगे तो अमेरिका का गेम। देखिए, अमेरिका की जो स्ट्रेटजी थी वो शुरू से थी कि इराक़ के ऊपर वो एक प्रो अमेरिकन हुकूमत बनाना चाहते थे। और इराक़ जो था बहुत इम्पॉर्टेंट देश है, मैंने पहले भी बताया, जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन जो है, अगर आप उसकी देखिए, उसके बॉर्डर मिलते हैं एक तरफ टर्की से तो दूसरी तरफ ईरान से, फिर उसके अलावा कुवैत से, जॉर्डन से, तमाम उन सब देशों से उसके बॉर्डर मिलते हैं। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि उसके भी बॉर्डर सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान, इन सब देशों से मिलते हैं, कई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से। तो अमेरिकन दोनों जगह चाहते थे कि अगर इनकी हुकूमत बन जाती है, अगर अफ़गानिस्तान में प्रो अमेरिकन हुकूमत बनती है तो सेंट्रल एशिया में और ईरान को हुकूमत को टॉपल करना उनके लिए आसान होगा, और अगर इराक़ में बन जाती है तो फिर इराक़ के अंदर और फिर ईरान की हुकूमत को टॉपल करना आसान होगा। अमेरिका की पॉलिसी उस समय में थी डुअल कंटेनमेंट, यानी कंटेनमेंट ऑफ ईरान इराक़ दोनों का इसको कहते हैं। और इसीलिए अमेरिका ने डब किया था इनको कि ईरान इराक़ जो हैं ये पार्ट ऑफ
एक्सेस ऑफ ईविल है। एक्सेस ऑफ ईविल के मतलब ये होते हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या इन सब में कि अगर आप शैतान से जुड़े हुए हैं तो फिर आपका रिलीजियस ड्यूटी है कि आप उसके ख़िलाफ़ लड़िए। तो ये बड़ा कैलकुलेटेड उनका था, हालांकि वो कहते हैं कि हमने अरे ये मतलब नहीं था, लेकिन ये कि इसके मतलब यही होते हैं। तो उन्हीं ने सबसे पहले अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, फिर उसके बाद अमेरिकन ने इराक़ के ऊपर फ़ौरन कब्ज़ा किया। लेकिन सद्दाम हुसैन को तो अमेरिकन ने हटा दिया, लेकिन प्रो अमेरिकन रिजीम बनाने में असमर्थ रहे। वो सोच रहे थे कि शिया उनको सपोर्ट करेंगे, कुर्दिश रीजन में उनकी पहले से सपोर्ट थी, तो उनको लगा कि शियों की भी मिल जाएगी हमें, शिया बहुत खुश होंगे सद्दाम हुसैन के हटाए जाने से और हमें पूरी सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब रिवोल्यूशन जब इन्हीं ने सद्दाम हुसैन को हटा दिया तो शिया ने सोचा कि कहना शुरू किया कि अब आप भी जाइए। तो ये मुसीबत उनके साथ बनी रही। शियों ने इनका सपोर्ट नहीं किया। ईरान ने इनको अलाउ तो किया सद्दाम हुसैन को हटाना, मगर ये नहीं किया कि जब ये सद्दाम हुसैन को हटा दिया तो उन्हीं ने उनके खिलाफ काम मतलब सपोर्ट करना। ट्रांजिशन एक तरह से पूरा ने जो यूएस का पूरा गेम प्लान रहा होगा कि एक वहाँ पे एक उन्होंने बीच में सरकार बनाई भी, कुछ टाइम चली भी, लेकिन उसको पनपने नहीं दिया जिस तरह से, मतलब आप ग्रीन जोन के बाहर सरकार ढूंढने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी जब अमेरिका हैविली इन्वेस्टेड था इराक में। हम दो चीज़ें, जैसे आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि यूएस का गेम प्लान क्या था, हम बस ये समझना चाहते हैं कि क्या इसके दो निष्कर्ष निकालना ठीक होगा। पहला ये कि जो गल्फ वार हुई थी पहले, जो सो कॉल्ड कुवैत के समर्थन में यूएस ने जो अटैक किया था, क्या उसके पीछे भी यही कारण था कि वो ठीक है कुवैत के साथ में उनके जैसे संबंध थे, पर वो इराक को सबक ज़रूर सिखाना चाहते थे, इसलिए उनको वो उनकी बॉर्डर के अंदर तक के चेस करते हैं। 1 और 2, क्या इसी साइकी के तहत, चाहे 9/11 हो गया था, उसके बाद एक कैंपेन अफगानिस्तान में चल रहा था, लेकिन एक शगुफा छोड़ दिया जाता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि मिलते भी नहीं है, पूरी तरह से झूठ साबित हुआ। तो क्या इसी नीति के तहत ये दोनों घटनाएं भी हुई थी? देखिए, जस्टिफिकेशन की तो ज़रूरत थी, और फिर सद्दाम हुसैन ने ईरान में जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि इराक कुवैत बहुत करीब है, छोटा सा है, इसको पहले ये ऑक्यूपाई कर लें। हाँ, बसरा का एक पार्ट माना जाता था अंग्रेज़ों के आने से पहले। अंग्रेज़ों ने इसको अलग करके एक अलग बनाया था, हालांकि यहाँ पे ये रूलर यही थे पहले से भी। जो इस समय वहाँ पे सबा फैमिली है, ये पहले भी वहाँ पे रूल करती थी, लेकिन ये कि ये सेपरेट देश की तरह नहीं, बल्कि ऑटोमन एम्पायर में एक विलायत थी, प्रोविंस था जो कि इराक का था। तो उन्हीं ने सोचा कि हम सद्दाम हुसैन ने सोचा कि कुछ तो दिखाने के लिए हमें होने चाहिए, कुवैत पे कब्ज़ा कर लिया, जो कि बहुत आसान था कुवैत के पास। लेकिन सद्दाम हुसैन ने ये नहीं सोचा कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब देशों की एक अंडरस्टैंडिंग थी ऑयल फॉर सिक्योरिटी। उसके मतलब ये था कि ये देश जो इतने हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, ये अमेरिका को अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई पे देंगे, यानी बगैर किसी रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखेगी अरब वर्ल्ड में, और अमेरिकन इनको सिक्योरिटी देंगे। और ये एक अंडरस्टैंडिंग ट्रीटी जो भी कह दीजिए इन देशों के बीच में थी। तो जैसे ही सद्दाम हुसैन के ट्रुप्स वहाँ पे गए, अमेरिका ने इसका खंडन किया और अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो उसको लिबरेट करेंगे। और तुरंत अमेरिका ने अपने फोर्सेस जो थे सऊदी अरेबिया और दूसरी जगहों पे भेज दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इराकी सद्दाम हुसैन की फोर्सेस सऊदी अरेबिया या उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे उन्हीं ने एक इंटरनेशनल कोलिशन बनाया, और कोलिशन बना के, हालांकि उसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूवल नहीं दिया, सैंक्शन नहीं दिया था। इसीलिए कहा जाता है कि इराक को ऑक्यूपेशन, अमेरिकन ऑक्यूपेशन कहा जाता है, जबकि अफ़गानिस्तान को नहीं कहा जाता, इसलिए कि अफ़गान वार जो थी, अमेरिकन जो आए थे, वो उसको अप्रूवल थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। तो कम से कम कोई तो कारण, ठीक है, मतलब आप पूरी कंट्री को तो नहीं डेवस्टेट कर सकते, लेकिन फिर भी उसमें एक कारण आपके पास में है कि एक वहाँ पे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को छुपाने का इल्ज़ाम आपने लगाया, जो कि उसमें कोई तकनीकी रूप से खामी नहीं थी। लेकिन इराक पे जो 2003 वाला कैंपेन था, वो तो पूरी तरह से झूठ पर आधारित था। हम ही समझना चाहते हैं, और जो कि बाद में यूएस में कई सीनियर ऑफिशियल्स ने माना इस बात को, ऑन कैमरा आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे कि ऐसा कुछ उनको तब दावे से वो जानते नहीं थे कि वहाँ पे वो हथियार हैं भी कि नहीं जो इराक में कहे जा रहे थे। सर, जब अमेरिका आ जाता है इराक में,
और उसके बाद वो एक नया सिस्टम लगाने की कोशिश, वहाँ पे उसको तैयार करने की कोशिश करता है। आपने ये तो बताया कि वहाँ मिलिटेंसी और जो तमाम दूसरे गुट हैं उनका आइडियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, वहाँ पे उसकी जियोपॉलिटिक्स क्या है, कौन कौन से देश वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इसका कारण ये भी है जो इराक में हम देख रहे हैं, जो एक रेकलेस डिबाथिफिकेशन था, कि जो आपने सिस्टम था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने उसको बहुत रेकलेसली उसको हटा दिया और आप बहुत जल्दी उसे किसी स्टेबल चीज़ से रिप्लेस नहीं कर पाए। आर्मी को आपने डिसबैंड कर दिया। क्या इस वजह से भी इराक में अभी हालत ख़राब है? अरे ये तो है ही, तो है ही। देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिकन ने वहाँ पे आर्मी को डिज़ोल्व कर दिया। वो बात पार्टी की थी, नेशनलिस्ट आर्मी थी थोड़ी सी, तो उसको आपने फ़ौरन ख़त्म कर दिया। नई आर्मी का गठन नहीं कर पाए, गठन तो किया। वो चाहते थे इराक़ में भी, अफ़गानिस्तान में भी उनकी जो नीति थी ये कि आर्मी को जो गठन किया वो टोटली इनके ऊपर डिपेंडेंट थी, अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर। वो एक समझ लीजिए आप पैरामिलिट्री फोर्स की तरह से थी। उसके पास बहुत न तो ज़्यादा वीपन सिस्टम्स थे, न कुछ कंट्रोल था उसका, इसीलिए जब ISS अंदर आई तो वो आर्मी लड़ ही नहीं पाई। दूसरी बात ये थी कि ये जाने का कारण इराक़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था तेल। इराक़ के अंदर बहुत बड़ा तेल का, गैस का और दूसरे मिनरल्स का भंडार है। अमेरिकन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हालांकि कुछ सद्दाम हुसैन को नहीं मालूम था कि कितना तेल है, किसी को भी नहीं मालूम था। तेल ये मालूम था कि यहाँ पे तेल बहुत है और निकाल भी रहे थे, बेच भी रहे थे तेल। तो वहाँ के ऊपर इसीलिए बहुत से लोगों का मानना है कि गल्फ़ वार को वो कहते हैं ऑयल वार, यू नो, के नाम से भी जाना जाता है। और अमेरिका की पॉलिसी जो थी वो ख़ास तौर से 2001 के बाद जो बनी वो ये थी कि अमेरिका 21st सेंचुरी जो है ये अमेरिकन सेंचुरी है और इस सेंचुरी में अमेरिका जो है वो अकेला सुपर पावर रहेगा, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड रहेगा। और उस यूनिपोलर वर्ल्ड को मेंटेन रखने के लिए जो ऑयल रिसोर्सेज हैं, सेंट्रल एशिया के हों चाहे वेस्ट एशिया के हों, इसके ऊपर उनका ग्रेटर कंट्रोल रहेगा। ग्रेटर कंट्रोल के मतलब ये रहता है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो तय करेंगे, ऑयल कंपनीज तय करेंगी, ना कि कंट्रीज़। ये कोटा सिस्टम जो ओपेक का ही है उसके शुरू से वो लोग खिलाफ थे। और फिर उसके बाद ये भी था कि जो प्राइस है, फिर प्राइस भी इसके मतलब उसी हिसाब से तय हो जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तय होगी। तो ये जो था कहा जाता है कि ये, और इसीलिए उनकी पॉलिसी ये थी कि हम ईरान के भी रिजीम चेंज करेंगे। ईरान की रिजीम बदल जाएगी, ये मतलब उनके स्टेटेड गोल में से था कि ईरान की रिजीम चेंज हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे हमारा पूरा सेंट्रल एशिया में वर्चस्व बन जाएगा। सेंट्रल एशिया में बहुत समय से 100 साल से भी ज़्यादा से ग्रेट गेम चल रहा था, जिसको पहले ब्रिटिश पीरियड से पहले ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे रशिया के साथ कि उनकी टसल थी, इसलिए कि इस रीजन के ऊपर ज़ार के पीरियड से जो था कंट्रोल सेंट्रल एशिया के ऊपर रशिया का हो गया था। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन बनी, यानी रशियन रेवोल्यूशन के बाद सोवियत यूनियन आ गई और सोवियत यूनियन का मेंटेन रहा इसके ऊपर कंट्रोल। तो ये रीजन, ये दोनों रीजन बहुत तेल, गैस, मिनरल्स, यूरेनियम, यू नेम एनीथिंग यू वुड फाइंड इन दिस साउथ एशिया, इन सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। तो ये उनका गेम प्लान था। अमेरिकन ऑयल कंपनीज वगैरह चाहती थी, ये एक कहा जाता है, इस तरीके की बात है। हालांकि अमेरिका ने इसको डिनाई किया है। अमेरिका का मानना ये था कि उसके एलाइज को थ्रेट है वहाँ पे इन सब रिजीम्स की वजह से। जब से ईरान के अंदर इस्लामिक रिवोल्यूशन आया उसकी वजह से उसका रिजीम जो सऊदी अरबिया, UAE, कुवैत, कतर, इन सबको एक थ्रेट लगता है। फिर उसके अलावा ये भी था कि ये ओपनली प्रमोट कर रहे थे इस्लामिक रिवोल्यूशन को, तो उससे उनको थ्रेट था अमेरिका का और वहाँ के रिजीम्स का, ये मानना है। सर 2005 में संविधान बनता है इराक में और लेबनान की तरह का एक सिस्टम लाने की कोशिश होती है कि जो बड़े समुदाय हैं देश के उनमें सत्ता का विभाजन हो जाए और वो गारंटी कर दिया जाए संविधान के तहत। तो प्रधानमंत्री का पद चला जाता है शियाओं को, राष्ट्रपति का पद चला जाता है कुर्दों को और संसद के स्पीकर का पद मिल जाता है सुन्नियों को। और इस बंटवारे से ये उम्मीद की जा रही थी कि जो बड़े जो 3 समुदाय हैं, क्योंकि उनको अब गारंटी मिल गई है सत्ता के अंदर, तो अब जो ये कम्युनल स्ट्राइफ है जो किसी भी वजह से पनपा हो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लेबनान में भी हम देखते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहता और इराक का जिस तरह का उदाहरण हमारे सामने अब पेश हो रहा है वहाँ तो ये बुरी तरह फेल होता है।
इसके क्या कारण आप पाते हैं सर? कि कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि एक बार अगर सत्ता बिगड़ जाती है और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है तो दोबारा से उसको लाने में बहुत समय से लगता है। अफ़गानिस्तान में भी हमने देखा, अमेरिकन ने बड़ी कोशिश की, गवर्नमेंट इलेक्शन सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं चल पाई। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही इस तरह की स्थिति होती, करप्शन इतना बढ़ जाता है कि उसको रोकना, आप बिल्कुल कंपेयर कीजिए इराक़ को अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और इस तरह की सारी चीज़ें का आपको कॉमन मिलेगी दोनों जगहों पे, और दोनों जगह इनस्टेबिलिटी। नया एकदम से पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इराक़ के अंदर उसमें हुआ ये कि प्रॉब्लम जो थी वो केवल कुर्द रीजन तो सेटल था, नॉर्दर्न पार्ट जो था उनका, कुर्दिस्तान जिसे कहते हैं, ऑटोनमस रीजन है, सेमी ऑटोनमस है, वो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। उनके यहाँ एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ऑर्डर तब पहले से था, और उसको अंग्रेज़ों अमेरिकन्स ने रोक भी रखा था। सद्दाम हुसैन के पीरियड में भी उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया कर पाए सद्दाम हुसैन। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका ने वहाँ पे नो फ्लाई जोन बना दिया था, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी दमन की नीति नहीं कर पाए। हालांकि करते थे, वहाँ पे भी बहुत से लोगों को इन्हीं ने मारा, लेकिन ये कि इस एरिए में जो शिया बहुमूल का एरिया वो यही था, बगदाद और बसरा और ये सारा पूरा क्षेत्र जो था इसके अंदर हुआ ये कि जो वैक्यूम था उसको जो भरने की कोशिश की वो शिया ग्रुप से मर्ज हुए। देखिए, जब क्राइसिस आती है किसी भी मुल्क में तो हमने देखा है कि लोग टेंडेंसी होती है कि वो धर्म की तरफ ज़्यादा तेज़ जाते हैं। तो अब जब धर्म की तरफ गए तो फिर उनको जो मिला वो ये था कि शिया मिलिशिया बनी, उनका गठन हुआ और शिया धार्मिक संस्थाएं वहाँ पे खड़ी हो गई, जिनको ईरान का भी समर्थन पहले भी था, जब सद्दाम हुसैन के पीरियड में ये लोग लड़ रहे थे उस समय से। तो ये ग्रुप जो खड़े हुए, लेकिन ये पूरी तरीके से भर नहीं पाए। उसकी वजह ये थी कि इराक़ के अंदर नेशनलिज्म डीप रूटेड, मैंने पहले भी बताया। फिर दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था बाथ पार्टी का, जो सेकुलर कैरेक्टर रहा जी। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ये थी कि इराक़ के अंदर वीमेन काफ़ी लिबरेटेड थी, काफ़ी उनको जागरूकता थी। लिबरेशन से मतलब जागरूकता थी, मैं वेस्टर्न टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं कह रहा हूँ। उसके अंदर उनके पास वो काम करती थीं और वो आगे भी थी, स्पेशली अमंग शियाज़ में ये बहुत ज़्यादा था। तो वो लोग पढ़ी लिखी भी थी। वहाँ पे बगदाद यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, एक मिडिल क्लास था इराक़ का पुराना, जो वहाँ पे पढ़ा लिखा था, लिबरल था और फिर सेकुलर भी था। तो वो पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाया, तो वो इसकी वजह से कोई एक स्थिर सरकार नहीं बन पाई। फिर उसके बाद जो सरकारें बनी वो करप्शन को नहीं रोक पाई, करप्शन लगातार बढ़ता चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट हुई। यानी इराक़ के अंदर इतना तेल गैस सब कुछ है, उसके बाद भी वहाँ पे बिजली की कमी है, पावर नहीं है, बिजली की कमी है, सड़कें, इसलिए कि इराक़ वार में पानी की बात सुन रहे हैं कि वहाँ साफ़ पानी की भी बड़ी आफत है, साफ़ पानी की भी आफत है, फिर उसके अलावा ये है कि वहाँ के ऊपर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ठीक से नहीं काम कर पाती, पैसे नहीं हैं उनके पास, और हर तरह की प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर उसके इराकी एक सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आदी थे, वो सब ख़त्म हो गई उनके एक साथ। आर्मी जो बनी वो इतनी कमज़ोर बनी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, वो रिप्लेस नहीं कर पाई ठीक से, प्रॉपर तरीके से जिस तरह से होना था। फिर उसके बाद हुआ ये कि मिलिटेंसी बढ़ गई, ISS का गठन हो गया। जब इनका की हत्या हो गई बिन लादेन साहब की, उसके बाद ये मूवमेंट टूट गया। अलकायदा से के जो यंग मिलिटेंट ग्रुप्स थे इराक़ में और सीरिया में या सऊदी अरेबिया और यमन में, इन लोगों ने अपना अलग ग्रुप बना लिया ISS के नाम पे, जिसको दाइश भी कहा जाता है, दाइश। तो ये सब ग्रुप खड़े हो गए, इनकी वजह से और दूसरी क्राइसिस शुरू हो गई, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नज़र आने लगी, शिया सुन्नी, और फिर उसके अलावा इनकी लड़ाई अमेरिकन से भी थी। तो ये सारी चीज़ों की जो फोर्सेस ऑफ इनस्टेबिलिटी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से नहीं हो पाया। तो इसलिए वो मतलब का संविधान भी पनप नहीं पाता जिस तरह से। तो सर संविधान भी जो बनाया, ये संविधान बहुत अच्छा नहीं है। अब इसमें शुरू में तो फ्रांसीसियों ने बनाया था ये, वहाँ पे क्या कहते हैं, लेबनान में। तो शुरू में तो वो चला, जब तक वहाँ पे सेकुलर गवर्नमेंट थी,
नेशनलिस्ट फोर्सेस थे लेबनान के अंदर, तो सब मिल के काम कर रहे थे और चल रहा था। लेकिन जब से वहाँ लेबनान में भी रिलीजियस या राइट विंग शिफ्ट आई और वो बढ़ा, तो उसके बाद से वहाँ पे भी ये डिवीज़न हो गया, शिया अलग हो गए, सुन्नी अलग हैं, और क्या कहते हैं क्रिश्चियन वहाँ पे बड़ी मतलब ये कहा जाए कि एक अनसक्सेसफुल मॉडल को ही इराक में लागू करने की कोशिश हुई। मतलब बिल्कुल उस तरह का तो नहीं था, लेकिन काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं अब जिस तरह लेबनान और इराक में। असल में पॉलिसी ये थी, मेरा ख्याल ये है कि पॉलिसी ये थी कि वो वैसे ही डिवाइड एंड रूल वाली, कि इसमें ये रहेगा कि अमेरिकन को या बड़ी ताकत जो हैं वर देश हैं उनको आसानी होगी डील करने में, बीच में वो उनका एक रोल बना रहेगा। मेरा ख्याल है ये, या और भी कुछ हो सकता है, ठीक, उसके तो समय बताएगा आने वाला, हिस्ट्री वाले बताएंगे। तो एक टाइम इराक में था कि शियाओं ने बहुत दमन देखा, उनके धर्मस्थल तोड़े जाते हैं, मास किलिंग्स होती हैं। फरवरी 1999 में आयतुल्लाह मोहम्मद सादिक अल सदर की हत्या होती है। हमले से हफ्ते भर पहले वो सरकार को चेतावनी दे चुके थे और वो अपनी हत्या की भविष्यवाणी भी कर देते हैं और उनकी हत्या हो भी जाती है, जिसका इल्ज़ाम लगता है सद्दाम हुसैन पर। लेकिन सद्दाम कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, माफ़ी मांगने को तैयार होते नहीं हैं। इन्हीं सादिक अल सदर के बेटे मुक्तदा अल सदर हैं, सद्दाम के जाने के बाद उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने यूएस के खिलाफ युद्ध को भी लीड किया। उस दौरान ईरान ने अल सदर की मदद की शुरुआत में। आज के समय में अल सदर की पार्टी इराक की इकलौती शिया पार्टी बन गई है जो ईरान के खिलाफ है। ये तनाव कहाँ से आया? अल सदर और ईरान के रास्ते अलग अलग क्यों हो गए, हम ये समझना चाहते हैं। और ये भी कि इराक की राजनीति में मुक्तदा अल सदर का कद क्या है, वो इतने अहम क्यों हैं, फिलहाल जनमानस में कितना उनका प्रभाव है? देखिए कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि मुक्तदा अल सदर जिनको सद्दाम हुसैन ने फांसी दी थी, उनको भी दी थी, उनकी बहन को भी दी थी, ताकि कोई फैमिली का ना बचे। जो उनका बोलते हैं वो बहुत बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जिसे कहना चाहिए। उनका बहुत बड़ा रोल था और उनकी बड़ी अच्छी सपोर्ट थी। शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन, यजीदी, हर कम्युनिटी में उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट थी और आज भी उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है। ये उनके बेटे नहीं हैं, बल्कि उस क्लान से, उस कम्युनिटी से हैं, उनके रिलेशन में हैं। अच्छा, उनकी फैमिली वाले अलग हैं, बल्कि उनकी फैमिली के लोग इनके ख़िलाफ़ भी हैं, बहुत से जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। दूसरी बात ये कि इराक में दो किस्म की फोर्सेस शुरू से रही हैं। एक इस्लामिक फ़ोर्स बनी और दूसरी नेशनलिस्ट थी। इराक में ये डिबेट बहुत समय से चल रहा है कि इराकी चाहे शिया हों या सुन्नी हों, दोनों में एक तबका है जिसका मानना ये है कि भाई इराक जो है ये एक अरब कंट्री है, इसके घनिष्ठ संबंध जो है वहाँ के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे होना चाहिए। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि नहीं, हम लोग इराकी हैं, उनसे भी संबंध होना चाहिए, लेकिन ईरान से हमारे बड़े अच्छे रिश्ते होने चाहिए क्योंकि हमारी रिलीजियस कनेक्टिविटी है और दूसरे ईरान ने हमारी मदद की है शुरू से। और ये जितने देश हैं हमारे पड़ोसी जो देश हैं, इसने हमेशा हमारे ख़िलाफ़ काम किया है। और इन्हीं चाहे सऊदी अरबिया हों या ये हों, जॉर्डन हों दूसरी तरफ, या और दूसरे में नाम नहीं लेना चाहिए था, गल्फ़ के जो लीडर्स हैं ये हमेशा हमारे ख़िलाफ़ रहे हैं। तो हमको ईरान से ने हमारी मदद की, हमको ईरान के साथ जुड़ गए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, सदर पहले ईरान गए, मुक्तदा अल सदर ये जो आजकल जिन्होंने किया, ये ईरान गए जब इनके ऊपर इनका हमेशा से स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बिल्कुल वैसे ही जैसे सद्दाम हुसैन की थी। फोर्स का इस्तेमाल करना एकदम से, इन्हीं ने पहले भी ये किया, अमेरिकन के ख़िलाफ़ ये लड़ गए, फिर उसके बाद ये वहाँ से निकले, वहाँ से बचाया गया इनको, तो फिर उसके बाद ये चले गए वहाँ ईरान, कुम में रहने लगे बहुत साल तक। सदर को ये लगा कि ईरान के बहुत से टेकर्स हैं यहाँ पे और वो ईरान के साथ जुड़ेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो प्रायोरिटी में ईरान के काफ़ी नीचे हैं। तो उन्हीं ने सोचा कि बेस्ट ये है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी, जो बची हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो प्रो अरब ग्रुप जो है, जो नेशनलिस्ट जिसको ये कहते हैं, उस ग्रुप के साथ वो जुड़े। उन्हीं ने सऊदी अरबिया से फ़ौरन कॉन्टैक्ट किया और नेशनलिज़म को प्रमोट करना शुरू किया। और फिर उसके अलावा ये पहले भी इन्होंने वहाँ पे सद्दाम हुसैन, वहाँ पे जो सबब का एरिया है जिसके अंदर गरीब तबके के शिया रहते हैं, ये उनको सपोर्ट करते थे और उनकी सपोर्ट इनको हासिल थी। और वहाँ पे देखिए बड़ा ट्राइबल टाइप का सेटअप
है, ऐसा लगता है इसकी जैसे ट्राइबल लॉयल्टी होती है, लीडर के लिए पूरी जान तक दे देने की वाली बात होती है। तो वो लोग सब इनके लिए बड़े कमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा इनके सपोर्ट में हैं। तो वो वहाँ से ये लगे रहे इनके साथ, और इन्हीं ने धीरे धीरे अपना बेस भी बनाया, और इन्हीं ने कई बार इस तरह की हरकतें की, कोशिशें की। पिछले इलेक्शन में इनको सीटें भी सबसे ज़्यादा मिली, 79 सीट इनको मिल गई, लेकिन ये था कि ये हुकूमत नहीं बना पाए, और ये किसी दूसरे लोग इनको साथ ज्वाइन करने पे भी तैयार नहीं थे। इस वजह से इन्हीं ने बाद में अपने सब लोगों को रिज़ाइन भी करवा दिया, और फिर इन्होंने दोबारा इलेक्शन की तैयारी की। अब उन्होंने एक नया ये तरीक़ा एकदम से, ख़ास तौर से अरबईन वॉक जो शुरू होने वाली है, बल्कि शुरू हो गई है, उसमें उससे कुछ ही दिन पहले इन्हीं ने इस तरह की हरकत की जिसमें वायलेंस हो गया और बहुत से लोग मर भी गए। तो ये एक प्रेशर था। फिर उसमें इन्हीं ने विड्रॉ भी किया अपने को, और क्योंकि प्रेशर बहुत था, इसलिए अरबईन वॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है इराक़ में। अरबईन वॉक में लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा शिया पूरी दुनिया से वहाँ जाता है। नजफ़, और नजफ़ से वो वॉक करके तकरीबन 82 किलोमीटर की वॉक है, वो वहाँ से फिर जाता है। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे सर हमारे दर्शकों को जो बेहतर नहीं जानते हैं कि क्या होता है। अरबईन वॉक ये बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है। पहले अरब्स, वहाँ के इराकी अरब जो थे, ये लोग पैदल झंडे लेके जाते थे करबला। तीर्थ यात्रा की तरह मान लीजिए। हाँ, करबला में प्रॉफिट मोहम्मद के जो ग्रैंडसन थे हुसैन, इमाम हुसैन, उनकी हत्या हुई थी, उनकी शहादत हुई थी। उनकी पूरी फैमिली को जिस तरीके से मारा गया था, वहाँ के ऊपर ये वहाँ के लोकल लोग, जब हत्या की खबर पहुँची चारों तरफ के प्रॉफिट के ग्रैंडसन को मारा गया, हुसैन को इस तरीके से मारा गया, तो वो लोग बड़ी तादाद में निकल के वहाँ पे गए थे। 40वें दिन वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे हर तरफ से। तो वो पैदल निकल पड़े थे, क्योंकि उस ज़माने में उनके पास साधन नहीं थे सबके पास के ऊँटों के जरिए से जा सकते। तो जिसको जो भी मिल रहा था वो वहाँ पर जा रहा था। तो वो वॉक हर साल जाते थे, लेकिन सद्दाम हुसैन के पीरियड में उनको बहुत दबाया गया, उस लोगों को उनका दमन किया गया, और ज़ायरीन यानी जो श्रद्धालु जाते थे पूरी दुनिया से इराक़ के अंदर, साल भर जाते हैं, उनको भी रोकने के वीज़ा नहीं मिलता था, जा नहीं पाते थे। तो जब सद्दाम हुसैन हटे तो फिर ये हुआ कि पूरी दुनिया के लोग, जो शिया समुदाय के लोग थे, बड़ी संख्या में वो जाके उन अरब श्रद्धालुओं को ज्वाइन कर लिया उन लोगों ने, उनके साथ वो भी वॉक करने लगे वहाँ के ऊपर, और वो धीरे धीरे वॉक जो है बढ़ती चली गई। अब कहा जाता है कि 2-3 करोड़ के करीब लोग वहाँ पे हर साल जाते हैं। उससे पहले इन्हीं ने, उस वॉक से पहले इन्हीं ने, ये 20 तारीख को अरमईन को वहाँ पे पहुँचते हैं करबला। तो उन्होंने एक टाइम पकड़ लिया कि इंटरनेशनल अटेंशन आए, जो भी मैं कदम उठाऊं उस पर। हाँ, इंटरनेशनल, लेकिन प्रेशर उल्टा बहुत ज़बरदस्त पड़ा उनके ऊपर। उनके ये लगा कि सारी एयरलाइंस ने अपनी बुकिंग फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी। फिर उसके बाद ईरान ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया। ईरान से तो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, अरे इंडिया से भी बहुत हज़ारों लोग जाते हैं हर साल। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यूरोप, अमेरिका, जहाँ जहाँ हैं शिया पूरी दुनिया में, वो सब जाते हैं वहाँ के ऊपर, और बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम भी होता है उनके लिए वहाँ पे रहने खाने का, सब लोकल लोग करते हैं वहाँ के ऊपर, सब चीज़ फ्री होती है वहाँ पे इस पूरे रास्ते में, खाना पीना। यही नहीं बल्कि लोग अपने घर, सबके घर खोल दिए जाते हैं, उस घर में आके रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए हमारे घर, आप ठहरिए, हमारे यहाँ रहिए। यही नहीं बल्कि गर्म पानी का इंतज़ाम, पैर धोना, पैरों को दबाना लोग करते हैं। मोची है तो वहाँ पे सड़क के किनारे बैठ जाएगा आके, आपके अगर जूता फट गया है या पॉलिश करना है फ्री में कर रहा है, या बार्बर है तो वो बैठा हुआ है वहाँ पे आपको फ्री में काम करेगा। या फिर उसके अलावा वो एक देखने की चीज़ है, दर्जी आके अपनी मशीन लेके बैठ जाएगा, किसी को कुछ सिलवाना है, इस तरह के काम, सब कुछ, हर चीज़ फ्री होती है, और बहुत हाई स्टैंडर्ड के खाने होते हैं। एक बड़ी बड़ी जो शिया बिजनेसमैन है, 7-7, 8-8 मिलियन का उनका वो होते हैं किचन, वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें उनको बेस्ट फूड मुहैया कराते हैं। इस तरीके से वहाँ पे होता है, पूरी दुनिया के कुक्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वो सब एक इंतज़ाम रहता है उस पीरियड के अंदर। ये उससे पहले इन्हीं ने जो किया एक प्रेशर, देखिए, लेकिन एक ये करते रहते हैं, इन्होंने पहले भी कई बार ऐसा किया है
कि इस तरह की हिंट्स ड्रॉप करते हैं कि मैं छोड़ दूंगा या मैं बड़ा खुश नहीं हूँ, और उसके बाद में फिर एक खलबली का दौर चलता है। क्या इस बार वो सीरियस हैं? क्या वो वाकई जो कह रहे हैं ये प्लान फॉर फाइनल, अगर वो वाकई जाते हैं सदर बाहर, क्योंकि अब तो ईरान भी उनको कोई बहुत पसंद कर नहीं रहा है, तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? या फिर ये एक बस गिदड़ भभकी थी, वो रहेंगे और वो अभी वो कहीं जा नहीं रहे हैं? नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो वापस वहीं पे आ जाएंगे। लेकिन देखिए, एक उन्हीं ने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा दिया, अपनी पावर को उन्हीं ने जनता के बीच में दिखा दिया, इसलिए कि उन्हीं ने पार्लियामेंट पे उनके लोगों ने कब्ज़ा किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए, रिपब्लिकन पैलेस पे, और फिर उसके अलावा बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ पे कब्ज़ा कर लिया। और फिर उसके अलावा ये भी था कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन केवल बगदाद में नहीं हो रहे थे, बल्कि इराक़ के बहुत से शहरों में होने लगे ये फैल। तो जितने भी अनएम्प्लॉयड गरीब तबका है इराक़ के अंदर, जो कि बहुत बड़ा है, फिर उसके अलावा जो सेटिस्फाई नहीं था गवर्नमेंट से, वो उनके साथ जुड़ गया, ख़ासतौर से यूथ। तो उन्हीं ने एक ये डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया, ये बार बार ये अपना डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, और उसके बाद देने के बाद उन्हीं ने फ़ौरन विड्रॉ कर लिया कि कहीं ऐसा ना होगा अगर अरबईन वॉक नहीं हुई तो फिर तो उनकी बड़ी दुर्गत बन जाएगी, ग्लोबली इनके लिए होगा। इसलिए उन्हीं ने फ़ौरन माफ़ी भी मांग ली कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ठेठ भारतीय तरीके से कहें तो जो नेता शक्ति प्रदर्शन यहाँ करते हैं, अपने समर्थकों को जुटा लेते हैं या वो कोई बड़ी ऐसी बात बोल देंगे जो एक्सपेक्टेड नहीं है, एकदम खबरों में आ जाएंगे, उस तरह का एक गिमिक था, लेकिन वायलेंट था, हल्की बात नहीं थी। 1000 के करीब लोग जख्मी हुए हैं और 30 से ज़्यादा लोग, जैसा हमने पहले बताया, उनकी जान भी गई है। तो ये मजाक तो बिल्कुल नहीं था। सर, एक चीज़ हमने भारत से एक उदाहरण ले लिया, हम ये भी सुनना चाहते हैं कि इराक़ का जो राजनीतिक संकट अभी हम देख रहे हैं, उसका क्या भारत पे भी कोई सीधा या परोक्ष असर पड़ सकता है? और मौजूदा संकट जो है उसे हिंदुस्तान किस तरह से देखे? क्योंकि हिंदुस्तान की ये पॉलिसी रही है कि हम मिडल ईस्ट के साथ में जनरली बहुत ही कॉर्डियल संबंध रखते आए हैं, कॉर्डियल संबंध ही रखना चाहते हैं। भारत का कोई दुश्मन नहीं है मिडल ईस्ट में, जो पूरी दुनिया कहती रहती है कि यहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, ये हैं, वो हैं। हिंदुस्तान के संबंध लगभग सबसे अच्छे हैं। जो दो बड़े पक्ष हैं वहाँ पे, ईरान के साथ में, इराक़ के साथ में, सऊदी अरब के साथ भारत के कॉर्डियल संबंध हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो जगह फ्लक्स में है इराक़, तो उसे हमें कैसे देखना चाहिए सर? देखिए, पहली बात तो ये कि भारत का, जैसा आपने बताया, सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध। ख़ासतौर से ये क्षेत्र जो है, गल्फ़ का जो रीजन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर्शियन गल्फ़ का पूरा रीजन। हमारा लगभग हम 80-85% तेल हमारा इंपोर्ट करते हैं, और ज़्यादातर तेल हमारा इसी क्षेत्र से आता है। अगर हमको 6 से 8% इकनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो बग़ैर रुके हुए तेल की सप्लाई लगातार आती रहनी चाहिए, और तेल की सप्लाई ही नहीं आनी चाहिए बल्कि तेल की कीमतें भी कम होनी चाहिए। अगर $100 से ज़्यादा, $100 अगर होता है या उससे ज़्यादा होता है जैसे इस समय, तो हमारी सीधी इकनॉमी के ऊपर उसका असर पड़ता है। दूसरी बात ये कि हमारे लगभग 70 पैंडेमिक से पहले, यानी कोरोना के काल से पहले, हमारे 75 लाख के करीब आदमी वहाँ पे काम करते हैं, जो कि लगभग 30 बिलियन के करीब, उससे कुछ ज़्यादा ही, बल्कि रिमिटेंसेस, पैसे वहाँ से, डॉलर्स आते हैं वहाँ से उनके काम करने से। फिर तीसरी चीज़ ये है कि हमारा वहाँ से ट्रेड है बहुत बड़ा इन सब देशों के साथ। तो ये सारी चीज़ें भारत के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्षेत्र। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स बसते हैं, उनके परिवार हैं वहाँ पे, संबंध हैं, रिश्ते होते हैं। हाँ, फिर दूसरी तरफ ये कि इराक़ बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए कि इराक़ सबसे बड़ा तेल का सप्लायर है। हालांकि हो सकता है आने वाले समय में रशिया उसको रिप्लेस कर दे, लेकिन हमारी ऑयल कंपनीज जो हैं इराक़ी तेल से बहुत गियर्ड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इराक़ का जो तेल है, बसरा ऑयल जिसे हम कहते हैं, ये बहुत अच्छा तेल माना जाता है। इसकी रिफाइनिंग चार्जेस आज से 15 साल पहले के करीब कुल $4 थी, जबकि सऊदी और दूसरे तेल जो गल्फ़ के क्षेत्र से आता है उसकी $8 और $10 होती है। तो तीसरी चीज़ ये कि ये इराक़ करीब पड़ता है हमारे आने में, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम है, तो इस तरह से हमें इराक़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरी बात ये कि अगर इस समय स्थिरता नहीं रहती वहाँ पे और वहाँ पे इनस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो फिर इसके मतलब ये तो ग्लोबल असर पड़ेगा। तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब, इराक़ी ऑयल की ईरान का तेल आ नहीं रहा है सैंक्शन की वजह से, और इराक़ का भी तेल आना बंद हो गया, रशिया के ऊपर भी सैंक्शन अमेरिका ने लगा दिए, तो फिर तो ग्लोबल इकनॉमी
आप सोच नहीं सकते कि क्या दशा होगी, कितने मुल्कों में रिसेशन आ जाएगा। इसलिए कि ऑलरेडी यूरोप यूक्रेन वॉर से झेल रहा है, अमेरिकन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे उनकी भी इकनॉमी, यूरोप की भी इकनॉमी कंट्रैक्ट कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उनके यहाँ, और फिर उसके अलावा ये हो गया तो फिर तो बहुत मुश्किल, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकनॉमी पे सीधा असर पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ इराक़ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी सूरत से कुछ सारे देशों को वहाँ पे प्रेशराइज़ करें कि इराक़ के अंदर इंटरफियर न करें, और बल्कि इराक़ की मदद करके वहाँ पे स्थिरता लाएं। हालांकि जो बड़ा मुश्किल काम है, कहना आसान है, जिससे कि सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और ये कि अगर इराक़ इनस्टेबल हो गया तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगी इस समय। मेरा ये आखिरी सवाल है आगा साहब आपसे, कि आपने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ स्टेबिलिटी, और आपने कह दिया कि ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए? ये इराकी जो पॉपुलेशन है, जो वहाँ के गुट हैं, वो आपस में अपनी बात समझें, आपस में डिस्कस करके किसी सोल्यूशन तक के पहुँचें, या फिर उनको, मतलब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इराक़ में इन्वेस्ट करके या इराक़ में इंटरवीन करके वहाँ की शांति का रास्ता निकलता है, या फिर इराक़ को एक तरह से कुछ टाइम के लिए उसके हाल पे छोड़ देने में आपको आगे का रास्ता नज़र आता है? आप नहीं, कि देखिए बाहर की फोर्सेस वहाँ कुछ नहीं कर सकती किसी भी मुल्क में। हमने देखा अमेरिका की इतनी बड़ी फोर्स थी जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है, लेकिन अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं कर पाए, और उससे पहले वियतनाम में उन्हीं ने पूरी कोशिश कर ली, कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो तय बात है कि भारत की वहीं के लोगों की मदद करनी पड़ेगी, वहीं के लोग ही इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इराक़ी कैपेबल हैं। इराक़ में ऐसी बात नहीं है कि लोग वहाँ पे पढ़ा लिखा भी क्लास है, एक बहुत समझदार लोग हैं वहाँ पे बसते हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ धार्मिक, ख़ास तौर से वहाँ के ऊपर जो हौज़ा इल्मिया है और उसके जो मर्जा यानी जो सबसे बड़े शिया आलिम हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो आयतुल्लाह सिस्तानी हैं। उनकी अपील बहुत स्ट्रांग है। अगर वो एक बार बोल देते हैं, उन्हीं ने जब ISS के ख़िलाफ़ अपील की तो हज़ारों शिया लड़कों ने जाके ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और ISS से लड़े, जबकि हज़ारों मारे गए हैं उसके अंदर मरे लड़के, लेकिन उनकी अपील पे एक बार पे सब निकल पड़े। और वो इस दफ़े, हालांकि वो पॉलिटिकल मसलों में नहीं बोलते, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ ज़रूर। एक वजह ये भी थी जो इन्हीं ने विड्रॉ किया कि अगर सिस्तानी साहब ने कह दिया होता, बोले होते या कुछ किया होता और तो वो नप जाते शायद, तो ये फिर इनकी प्रॉब्लम आ जाती। इसलिए कि शियों में उनका, वहीं नहीं इराक़ नहीं बल्कि ग्लोबल शिया कम्युनिटी पे उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। तो उम्मीद है, लेकिन ये है कि इसमें टाइम लगेगा। एक बार अगर कोई मुल्क में अगर इनस्टेबिलिटी आ जाती तो बहुत समय लगता है, इसलिए कि फिर फोर्सेस ऑफ डीस्टेबलाइजेशन जो होती हैं ये आ जाती हैं और इनको हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। करप्शन बहुत डीप रूटेड है वहाँ के ऊपर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हो गया है वॉर की वजह से, दोबारा से बनाना, उसको खड़ा करना इराक़ में। लेकिन यह है कि इराक़ के पास तेल के और गैस के बड़े भंडार हैं। एक बार अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो खासतौर से तो वो इराक़ को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। उनके पास तेल है, तेल बेचें, इस वक्त जितना जी चाहे तेल निकालें, उतना बिक जाएगा दुनिया के अंदर, और उनका तेल की क्वालिटी अच्छी है। फिर ये है कि इराक़ जो है पाइपलाइंस के थ्रू टर्की से जुड़ा हुआ है, और वहाँ से टर्की से यूरोप गैस लाइन पाइपलाइन जाती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ऑयल कंपनीज जो हैं उनको कोई आपत्ति नहीं होगी वहाँ पे इन्वेस्ट करने में और तेल निकालने में। ठीक बात है। एक अब आपको इतनी देर से सुना है हमारे दर्शकों ने, और जो यहाँ तक के पहुँचे हैं, इसका मतलब उनकी दिलचस्पी है इराक़ और IR में। जो लोग ज़्यादा जानकारी चाहते हैं उनके लिए आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे इराक़ का, चाहे वो इतिहास जानना चाहते हों, मौजूदा राजनीति या सद्दाम हुसैन या इराक़ वॉर वगैरह को समझने के लिए कोई किताबें, फिल्में आप सजेस्ट करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? देखिए बहुत चीज़ें हैं, इंटरनेट के ऊपर एक ख़जाना है, जो जिस टाइप का चाहिए वो सब अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। अच्छा भी है और ख़राब भी है, दोनों तरह का है। तो मैं समझता हूँ मैं यही उनको रिकमेंड करूँगा कि वो देखें, जो अच्छी क्रेडिबल चीज़ें हैं उनको लें, बड़ी अच्छी अच्छी साइट्स हैं। फिर उसके अलावा ये कि बहुत किताबें इराक़ पे वॉर के पीरियड में आ गई थी,
उनको पढ़ें। कोई भी किताबें लाइब्रेरी के अंदर जो हैं सब मौजूद हैं किताबें, बहुत सी भारत की लाइब्रेरीज़ में, चाहे वो JNU की लाइब्रेरी हो या ये जवाहरलाल नेहरू ये जो लाइब्रेरी जो है वहाँ के ऊपर 3 मूर्ति उसमें है। उसके अलावा दूसरी लाइब्रेरीज़ में भी किताबें हैं। अब इराक़ के ऊपर तो बराबर किताब भी आती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको रिसर्च करने की ज़रूरत है, वो तो अलग बात है, लेकिन ये है कि इंटरनेट्स में ही आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उनको देखिए। इंटरनेट के अंदर ख़राब चीज़ें भी होती हैं, तो उनको ख़ुद आपको देखना होगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है। हमने आपको बताया है, आप उसी से ध्यान में रखते हुए, ये एक बेस है जो मैंने बताया है। बाद में आगे पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, आप इनके बारे में आप धीरे धीरे आप अगर उनको देखते रहें तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका, आपने इतना वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो तक की तशरीफ़ लाए और आपने हमारे दर्शकों से बात की, उन्हें बताया कि इराक़ में वो जितनी चीज़ें देख रहे हैं उसकी वजहें क्या हैं और आगे का रास्ता कहाँ से निकलता है। शुक्रिया हम अपने दर्शकों का भी कर रहे हैं जिन्होंने मास्टर क्लास की इस किस्त को देखा। अगर आप आइंदा आने वाली किस्तों को भी देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ में। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आगा साहब आपका भी। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।